दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह 2 बार इसमें समा सकते हैं। दोस्तों वहीं अगर इसके आकार की तुलना में हम हमारे पृथ्वी से करें तो हमारे पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आसानी से जुपिटर में समा सकते हैं। जुपिटर ग्रह असल में एक विशालकाय गैस जियांट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को मिलाकर बना हुआ है। और रही बात इसके आकार की, तो दोस्तों इसके आकार को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह असल में एक फेल्ड स्टार हो सकता है जो कि तारा बनते बनते रह गया। पर क्या असल में जुपिटर ग्रह इतना विशाल काय है कि यह एक तारा बन सकता है? और क्या होता अगर क्या हुई जुपिटर सच में एक तारा होता? क्या तब भी धरती पर जीवन पनप पाता या फिर हमारे धरती का अंत होता? और इसका हमारे सौर मंडल और दूसरे ग्रहों पर क्या असर होता? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब सोलर सिस्टम और बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ तब हमारे सूर्य के फॉर्मेशन के बाद ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। दोस्तों सूर्य के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा जुपिटर ने ले लिया। यह मास बाकी सोलर बॉडीज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। दोस्तों माना जाता है कि जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी, क्योंकि यह उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। दोस्तों जुपिटर ग्रह पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे गैस जियांट भी कहा जाता है। दोस्तों सूरज के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इतना मास तो बचा ही नहीं था कि जुपिटर ग्रह इतनी विशाल और डेंस हो सके कि यह किसी तारे की तरह इग्नाइट हो सके, यानी इसके अंदर तारे की तरह फ्यूजन हो सके। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताता चलूं कि फ्यूजन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह वह प्रतिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं या फ्यूज होकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन का कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, जुपिटर ग्रह के मून्स। दोस्तों 4 बड़े चंद्रमाओं और कई सारे छोटे चंद्रमाओं के साथ ऐसा लगता है कि मानो जुपिटर एक प्रकार का मिनी सोलर सिस्टम है। दोस्तों जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में कुल 53 कंफर्म मून और 26 प्रोविजनल मून्स मौजूद है, जो कि अपने आप में बेहद ही खास और रोमांचक है। दोस्तों प्रोविजनल मून्स यानी कि ऐसे चंद्रमा जो अभी तक कंफर्म लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। दोस्तों जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमा आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं। इनको सबसे पहली बार एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 1610 में दूरबीन का इस्तेमाल करके सबसे पहली बार देखा था और इसी वजह से इन चारों चंद्रमाओं को आज गैलीलियन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, जुपिटर ग्रह और ब्राउन ड्वार्फ। दोस्तों वैज्ञानिक जुपिटर ग्रह की तुलना ब्राउन तब उससे मैं दूर निकल जाता हूँ। ब्राउन ड्वार्फ्स जिन्हें फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, ऐसे विशाल सोलर बॉडीज होते हैं जो कि इतने विशाल होते हैं कि इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूद एलिमेंट में किसी तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो पाए। दोस्तों अभी तक जुटाई गई सभी जानकारियों के अनुसार किसी भी ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ बनाने के लिए हमारे जुपिटर ग्रह से करीब 15 गुना ज्यादा मास होना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 4, अगर जुपिटर ग्रह तारा बन गया तो धरती का क्या होगा? दोस्तों क्योंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 किलोमीटर दूर पर मौजूद है, ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद भी हमारे पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस तारे से हमें काफी कम रोशनी और हीट के रूप में एनर्जी मिल पाएगी और साथ ही ज्यादा दूरी होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक तारा बन जाने पर पृथ्वी पर इस मौजूद जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।